हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अमेरिका का संविधान। हमने कल शुरू किया था अमेरिका का संविधान, जिसकी कुछ विशेषताएं भी हमने पढ़ ली थी। अमेरिका की हमने सामान्य जानकारी ली थी कि किस रूप में अमेरिका विश्व की महाशक्ति बना हुआ है 1945 के बाद से। और 1945 के बाद से जहां दो महाशक्तियां थी, लेकिन 1991 के बाद से एक महाशक्ति है और वही शक्ति विश्व की करता रहता है या नेतृत्व करता है, उसको हम लोग पढ़ चुके थे। तो सामान्य जानकारी के बाद हमने उसकी विशेषताओं पर चर्चा की थी और अमेरिका के संविधान की 4 विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। आज हम 5वीं विशेषता से शुरू कर रहे हैं और उसकी 5वीं विशेषता है सीमित सरकार की विशेषता। सीमित सरकार का अर्थ क्या होता है कि किसी भी चीज को जब हम सीमित कर देते हैं, उसका दायरा निश्चित कर देते हैं, तो वह उसकी सीमा रेखा बन जाती है। तो अमेरिका के संविधान में सरकार के तीनों भाग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों को ही जो उसकी शक्तियां हैं उसका पृथक्करण करके उनके अधिकारों को और कार्यों को सीमित कर दिया गया है, ताकि कोई किसी के कार्य में न तो हस्तक्षेप करे और न ही उन कार्यों को कोई अतिक्रमण करे कि कोई कार्य किसी और अंग का है और कार्य कोई दूसरा अंग कर रहा है। तो इस प्रकार से शक्तियों को विभाजित करने का और उनके अधिकारों को सीमित करने का जो तरीका था अमेरिका का, उसी को सीमित सरकार के नाम से जानते हैं। कोई भी विभाग या अधिकार शक्तियों का या अधिकारी, कोई भी विभाग या अधिकारी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके, अतः इन सब पर संविधान द्वारा अंकुश लगाया गया, जिससे सरकार सीमित अधिकारों का ही प्रयोग कर पाती है। अमेरिका के संविधान की सर्वोच्चता, अधिकार पत्र की व्यवस्था, शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था व न्यायपालिका की स्वतंत्र सत्ता व न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जैसे सिद्धांतों ने सरकार को सीमित सरकार बना दिया है। तो इस प्रकार से हम समझ चुके हैं कि सीमित सरकार क्या है। अगला पॉइंट है लोकप्रिय संप्रभु पर आधारित। कि अमेरिका का संविधान लोकप्रिय संप्रभु पर आधारित है। इसका अर्थ ये होता है कि लोगों का प्रिय, और संप्रभु का अर्थ हम जानते हैं कि जैसे कोई भी राष्ट्र, कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र पूर्ण रूप से अपने आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र होता है, उस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं होता, वो अपनी मर्जी से संधि या समझौते कर सकता है। इसका अर्थ होता है संप्रभु या संप्रभुता। लेकिन वह संप्रभुता लोकप्रिय भी होती है, और वो जो दबाव एक जनता का जनमत का बना हुआ होता है, और वो भी इस संप्रभुता में शामिल होता है। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका का संविधान लोकप्रिय संप्रभु पर आधारित संविधान है। अमेरिका का संविधान अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। वह इस पर किसी बाहरी सत्ता या शक्ति का दबाव नहीं है। साथ ही साथ अमेरिका के नागरिकों की सहभागिता भी सरकार की नीतियों में शामिल है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि अमेरिका के नागरिकों की सहभागिता भी सरकार की नीतियों में शामिल है। अतः अमेरिका का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। अगली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। तो हर देश में ये व्यवस्था होती है कि संविधान ही सबसे ऊपर होता है। जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सबको शक्तियां जो दी जाती है, वो शक्तियां किस रूप में दी जाती है कि संविधान में जिस शक्ति का प्रयोग उस पदाधिकारी के लिए है,
उतनी ही शक्तियां उसको दी जाती हैं। तो अमेरिका के संविधान में संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि प्रत्येक उच्च अधिकारी से लेकर निम्न अधिकारी तक समस्त शक्तियां संविधान द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसी के अनुरूप है। संविधान के समक्ष सब समान है और सभी संविधान के नीचे हैं। तो अमेरिका का सर्वोच्च पदाधिकारी भी संविधान प्रदत्त शक्तियों का ही प्रयोग करता है, चाहे वह राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। अर्थात अमेरिका में संविधान सबसे ऊपर है और अन्य सभी पदाधिकारी उसके नीचे हैं। विशेषताओं के क्रम में हम अगली विशेषता की बात करते हैं, तो वो है गणराज्य की स्थापना। गणराज्य का अर्थ क्या होता है? भारत भी एक गणराज्य है। और कैसा गणराज्य है भारत? की गणराज्य का अर्थ भारत में दो अर्थों में लिया जाता है। पहला अर्थ ये होता है कि जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी वंशानुगत राजा न होकर निर्वाचित सदस्य होता है, जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होता है, जो जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है सर्वोच्च पदाधिकारी का पद। तो एक तो बात वही हुई। और जैसा आपको मालूम है कि भारत में 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक है स्वतंत्रता दिवस और एक है गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस के दिन संविधान लागू हुआ था और स्वतंत्रता दिवस के दिन संविधान हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसकी जानकारी है हमें। तो अमेरिका के संविधान भी गणराज्य की स्थापना वहाँ पर है। ज्ञात है हमें कि ये सबसे प्राचीनतम संविधान है, प्राचीनतम लिखित संविधान है, जिसकी स्थापना 1787 ईस्वी में हो चुकी थी। और इस 1787 ईस्वी के बाद से ही अमेरिका में वंशानुगत राजा न होकर सर्वोच्च पदाधिकारी जनता द्वारा या जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना गया निर्वाचित सदस्य होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अमेरिकी लोकतंत्र का अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति वंशानुगत उत्तराधिकारी न होकर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। गणतंत्र दिवस संविधान लागू होने का दिवस भी होता है। इस तरीके से हमें ज्ञात हो जाता है कि अमेरिका का जो गणराज्य है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग गणराज्य है और वहाँ पर जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और संविधान की उच्चता का भान उन्हें रहता है। विशेषताओं का अगला पॉइंट है संघात्मक शासन की स्थापना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है संघात्मक शासन। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। इसका अर्थ क्या होता है कि केंद्र और राज्यों में देश को बांटा गया है, राष्ट्रों को बांटा गया है और उसके अनुसार शक्तियों का भी विभाजन किया गया है। तो शक्तियों को विभाजित करके उसे विकेंद्रित करना ही संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। कि जहाँ शक्तियों का एकत्रीकरण हो वो एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है और जहाँ पर शक्तियों को विकेंद्रित कर दिया जाता है वो संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की ब्रिटेन में क्या अमेरिका में स्थापना हो चुकी है। किस रूप में हुई थी हमको इसका नाम मालूम है। सिर्फ अमेरिका नहीं है, अमेरिका का नाम, इसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त क्या, संयुक्त राज्य कि राज्यों को संयुक्त कर कर इसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका रखा गया। कि 1787 ईस्वी में जब अमेरिका के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हुई तब से राज्यों की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया। हमने पढ़ा है कि अमेरिका एक विस्तृत क्षेत्रफल का धनी है। तो उस समय जो राज्य थे मात्र 13 राज्य थे। अमेरिका में 1987 की बात
नहीं है, 89 की ये बात हो रही है कि 1789 में अमेरिका में मात्र 13 राज्य थे जिन्होंने अपने आप को संयुक्त करके उसका नाम अमेरिका की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका रखा। और ये क्या था, संयुक्त राज्य अमेरिका नाम रखने के पीछे उनकी एक गहरी सोच थी जो सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करती थी, और इसी वजह से अमेरिका का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका रखा गया। तो अमेरिका में संघात्मक शासन की स्थापना भी उसी का एक प्रारूप है कि 1789 में अमेरिका में मात्र 13 इकाइयां थी। भारत में राज्य होते हैं और अमेरिका में इकाइयां कहलाती हैं, राज्यों को इकाइयां कहते हैं। तो अमेरिका में मात्र उस समय 13 इकाइयां थी जिन्होंने सम्मिलित रूप से मिलकर अपना नाम यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका रखा था, जिसका अर्थ अमेरिका के राज्यों की संगठित शक्ति से था। और इन राज्यों में शक्तियां विद्यमान थी, किंतु वर्तमान में अमेरिका में 51 इकाइयां हैं, 51 इकाइयां हैं, और इन सब में भी राज्य सरकार की जो शक्तियों को विकेंद्रित किया गया है, मतलब सरकार की जो भी शक्तियां हैं वो 51 राज्यों में विकेंद्रित की गई है। और आज भी इन 51 इकाइयों को संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। तो यही संघात्मक शासन की विशेषता रही है कि पहले 13 इकाइयां थी, तो जो शक्तियां थी वो 13 इकाइयों में व्याप्त थी, और इन सब का संयुक्त रूप से इकट्ठा होना जो सामूहिक शक्ति को प्रदर्शन करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सब ने उसीलिए नाम रखा था। और 1789 में और वर्तमान में जब इसकी शक्तियां काफी, इसके राज्यों में काफी वृद्धि हो गई है, तो वो वृद्धि 51 राज्यों तक पहुंच गई है। तो वहां पर अभी भी शक्तियों का विकेंद्रीकरण 51 राज्यों में है, इकाइयों में है, और शक्तियों के विकेंद्रीकरण के बाद संयुक्त शक्ति वही प्रदर्शित करती है, और वर्तमान में भी जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका से ही इसकी पहचान बनी हुई है। अगला पॉइंट है प्रतिनिध्यात्मक शासन पद्धति, कि जैसा हमें ज्ञात है भारत में भी प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि जनसंख्या अधिकता के कारण, जब जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो लोकतंत्र में हर किसी को ज्ञान तो होता नहीं राजनीति का, शासन व्यवस्थाओं का, और शासन संस्थाएं कैसे चलाई जाती हैं उनका ज्ञान नहीं होता है। दोनों ही कारणों से, ज्ञान के अभाव के कारण से और जनसंख्या के आधिक्य के कारण, प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्थाओं को चलाया जाता है। कि जब भी कोई कार्य करते हैं, जनता द्वारा निर्वाचित जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन विधि को चलाया जाता है। तो उसे ही कहते हैं प्रतिनिध्यात्मक शासन पद्धति। इस व्यवस्था का अर्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन के समस्त कार्यों का संचालन करना होता है। प्रतिनिध्यात्मकता का अर्थ है प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाने वाला शासन। इसकी अगली विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन। भारत में भी ये व्यवस्था है। न्यायिक पुनरावलोकन समझ में आता है। न्यायिक मीन्स न्याय से इसका अर्थ है पुनः का अर्थ दोबारा, पुनरावलोकन का अर्थ है दोबारा जांच करना। कि जब कभी भी न्याय की बात आती है तो जब तक न्याय निष्पक्ष नहीं होगा उसकी महत्वता स्पष्ट रूप से उभर कर नहीं आएगी। यदि कानूनी दांवपेच में सरकार उलझ जाए
या संविधान उलझ जाए, या जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय की एक पहचान है कि यह हमारा रक्षक है, संरक्षक है और संविधान का व्याख्याता है, तो उसकी महत्वता में कहीं ना कहीं कमी अवश्य आ जाएगी। तो कोई भी कानून लागू होने से पूर्व, बनने से पूर्व तो राष्ट्रपति के पास जाता ही है कि राष्ट्रपति की जब तक अंतिम हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक वो विधेयक कानून नहीं बनता। लेकिन इस न्यायिक पुनरावलोकन में सर्वोच्च न्यायालय के पास भी वो जाता है, जहां पर कानून बनने से पूर्व ही उस विधेयक को भली भांति पढ़ा जाता है, समझा जाता है और बार बार जांच की जाती है कि ये विधेयक जो आया है कानून के रूप में बनने के लिए, वो कहीं किसी पुराने कानून को तो क्लैश नहीं कर रहा, कहीं कोई इसमें न्याय का तो कहीं कोई अंश नहीं है कि जहां पर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, कि जो मौलिक अधिकार सरकार ने प्रदान किए हैं और वो अधिकार वहां पर उसका हनन हो रहा हो, तो फिर न्याय की गुहार कैसे की जाएगी। तो सरकार ने ही नियम बनाए हैं उन मौलिक अधिकारों का, तो प्रत्येक कानून जब बन के आता है, जब तक वो विधेयक रहता है तभी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था अपनाई जाती है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस विधेयक की पुनः जांच की जाती है कि इसमें कहीं कोई न्याय का अंश शामिल तो नहीं है, और इसी व्यवस्था को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। भारत में ये व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटेन में ये व्यवस्था नहीं है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटेन में ये संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। भारत में गणराज्य की स्थापना हो चुकी है, लेकिन ब्रिटेन में गणराज्य की स्थापना नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता तीनों में ही है, भारत में भी, ब्रिटेन में भी और अमेरिका में भी। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित ब्रिटेन भी है, भारत भी है और अमेरिका भी, और सीमित सरकार अमेरिका के संविधान की विशिष्ट विशेषता है। अगले क्रम में हम बढ़ते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन को हम लोग पढ़ लेते हैं कि अमेरिका के विधानमंडल में कानूनों को व कानून निर्माण की संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक निर्णयों की न्यायालयों द्वारा पुनः जांच की जाती है। न्यायालय द्वारा अवलोकन करने की आवश्यकता महसूस होने पर ही उसे संशोधित भी किया जा सकता है। न्यायपालिका द्वारा कानूनों की पुनः जांच करना ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। कि जब जब सर्वोच्च न्यायालय ने या उच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं और केंद्र में एक ही होता है सर्वोच्च न्यायालय, तो उन समस्त न्यायालयों द्वारा जब जब निर्णय सुनाए जाते हैं तो उन्हें न्यायालय द्वारा कानूनों को या कोई भी न्यायालय द्वारा उसे कई बार जांचा और परखा जाता है, उसके बाद ही अंतिम निर्णय दिए जाते हैं। अगली विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता क्या होती है, इसे समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि अमेरिका की सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत न्यायालयों की व्यवस्था की गई है कि जितने भी राज्य हैं, यानी उन्हें इकाइयां कहते हैं, प्रत्येक इकाइयों में न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिनका कार्य संविधान की व्याख्या व रक्षा करना होता है। कि संविधान जो बना हुआ है उसकी रक्षा करना और संविधान की व्याख्या करना काम जो है वही सर्वोच्च न्यायालय या जो राज्यों के न्यायालय हैं उनका प्रमुख कार्य होता है। शासन संचालन में सर्वोच्च न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है, जिसका कार्य संघात्मक न्यायालयों की रक्षा करना है। अर्थात न्यायिक सर्वोच्चता का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का उल्लंघन करने वालों को, कांग्रेस के कानूनों को, राष्ट्रपति की आज्ञाओं को अथवा राज्य सरकार के कानूनों व कार्यों को वह अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कोई भी व्यक्ति या संस्था चुनौती
नहीं दे सकती। इसी व्यवस्था को न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत कहते हैं। कि हमें ज्ञात है कि प्रत्येक राज्यों में न्यायालयों की व्यवस्था है। हमें ये भी ज्ञात है कि राष्ट्रपति भी कुछ आदेश दे सकता है या बहुत कुछ ऐसे निर्णय जो उसके द्वारा ही दिए जाते हैं वो दिए जा सकते हैं, लेकिन उनको चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति के आदेशों को चुनौती दी जा सकती है और निम्न न्यायालय यानी इकाइयों के न्यायालयों को भी चुनौती दी जा सकती है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। यदि सर्वोच्च न्यायालय उन कार्यों में हस्तक्षेप करके उन्हें परिवर्तित करता है, संशोधित करता है या रद्द कर देता है तो वो ऐसा कर सकता है। और ऐसा करने की ही जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को कहते हैं न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता और बाकी संस्थाओं को चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार से हमने आज जो जो संविधान की विशेषता पढ़ी है, अमेरिका के संविधान की विशेषताएं, उन सभी को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और जब भी हमें किसी भी पॉइंट को पढ़ना है तो हमें भारत और ब्रिटेन के संविधान से तुलनात्मक अध्ययन करना भी हमारे लिए उस समय आवश्यक हो जाता है, ताकि जब भी हम याद करें किसी भी चीज़ को, कोई से भी पॉइंट को, तो उसके अंदर का जो क्या मैटर होगा वो हमें आसानी से याद हो जाएगा।